तो आज इस लेक्चर में हम टॉपिक कवर करेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, कि हीट जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक कैसे ट्रांसफर होती है, किस मोड में ट्रांसफर होती है। तो बेसिकली 3 मोड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट मोड को डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 3 तरह के मोड्स बोले गए हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये 3 मोड्स हैं हीट ट्रांसफर के। आपको पता है हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है, तो 3 मेथड से ट्रांसफर हो सकती है। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी गई है। एग्जांपल में क्या है कि हमारे पास सपोज करो एक लाइन बना दी बच्चों की, 10 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ रो। मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टूडेंट को एप्पल दिया और बोला लास्ट स्टूडेंट तक पास करो। तो उसके पास 3 मेथड है एप्पल लास्ट बच्चे तक पहुंचाने के लिए। वन इज वो अपनी जगह पे बैठे बैठे ही एप्पल को आगे आगे ट्रांसफर करता रहेगा। फर्स्ट ने सेकंड को दिया, सेकंड ने थर्ड को दिया, थर्ड ने किसको दिया, फोर्थ को दिया। तो इसमें क्या हुआ कि जो एप्पल है वो ट्रांसफर हो रहा है पर जो पर्सन है वो आगे नहीं जा रहा। तो हम बोलेंगे इस मेथड में क्या होएगा, हीट ट्रांसफर होगी वन मॉलिक्यूल से सेकंड मॉलिक्यूल तक, पर जो मटेरियल है, जो मॉलिक्यूल है वो नहीं जाएगा। तो मटेरियल नहीं मूव करेगा, सिर्फ कौन मूव करेगा, हीट ट्रांसफर होगी। क्लियर ये चीज। अब उसके बाद नेक्स्ट मेथड है कन्वेक्शन बच्चों। अब कन्वेक्शन देखो कन्वेक्शन में क्या बोला, पहले हम कंडक्शन को ही पढ़ते हैं। लेट अस सपोज 10 बॉयज आर सिटिंग इन अ रो। अ टीचर आस्क्ड द फर्स्ट बॉय इन अ रो टू हैंड ओवर एन एप्पल टू द लास्ट बॉय इन द रो, कि एप्पल को हैंड ओवर करना है लास्ट बॉय को। So now the first boy can hand over the apple to the last boy in a row in 3 different ways. Number 1, he hand over the apple to the second boy without leaving his position. The second boy hand it over to the third boy in the same manner and so on करते करते क्या होगा, एप्पल जो है लास्ट तक पहुंच जाएगा। तो ये पहला मेथड जिसको बोला उसने कंडक्शन। अब सेकंड क्या है, the first boy after getting the apple from his teacher stand up and goes to the last boy to hand over the apple and then come back to his position. अब वो क्या करेगा, पहला वाला एप्पल उठाया, खुद चला गया लास्ट तक। तो इसमें हीट तो ट्रांसफर हुई पर साथ साथ में वो पर्सन भी आगे गया, तो मटेरियल भी क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर ये चीज। अब थर्ड मेथड देखो, द फर्स्ट बॉय सिंपली थ्रो द एप्पल टुवर्ड्स द लास्ट बॉय हु रिसीव द एप्पल। This process of transferring the apple is equivalent to radiation in heat transfer. और तीसरे में क्या होएगा, वो फर्स्ट बंदा जो है वो एप्पल को फेंकेगा और सीधा किसके पास पहुंच जाएगा, लास्ट के पास। अब इस प्रोसेस में बीच में कौन है उससे कोई लेना देना नहीं। तो रेडिएशन में भी यही होगा, सीधा हीट सोर्स से उस बॉडी तक जाएगी, बीच के मीडियम का कोई लेना देना नहीं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, सन से हमारे तक जो हीट आती है वो किस फॉर्म में आती है, रेडिएशन की फॉर्म में। क्लियर ये चीज। तो तीनों मेथड क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे डिटेल में कंडक्शन के बारे में। तो कंडक्शन से पहले कुछ और चीजें जो पता होनी चाहिए, लाइक वेरिएबल एंड स्टेडी स्टेट क्या होती है। जब हीट ट्रांसफर होता है बच्चों, तो हीट ट्रांसफर होने के बाद एक तो वेरिएबल स्टेट बनती है, एक स्टेडी स्टेट बनती है। होता क्या है देखो, व्हेन वन एंड ऑफ मेटेलिक रॉड इज हीटेड, जब कहते हैं आपने एक रॉड को हीट किया, मेरे पास सपोज करो ये रॉड है, आपने एक एंड को हीट किया, हीट फ्लोज बाय कंडक्शन फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्ड एंड। क्या होएगा, धीरे धीरे हीट इधर से आगे आगे ट्रांसफर होती जाएगी, एक मटेरियल से किसको मिल रही है, दूसरे को। मटेरियल ही शिफ्ट हो रहा है, रोड का ये एंड यहीं पे रहेगा, ये तो नहीं है कि यहां से मूव करके वहां चला गया। सिर्फ क्या होएगा, जो हीट एनर्जी है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक ट्रांसफर होगी। और कैसे ट्रांसफर होती है, बेसिकली कोलिजन के साथ। जब एक मॉलिक्यूल को हीट मिलती है तो वो क्या करना शुरू कर देता है, वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। वो वाइब्रेट करेगा तो दूसरे के साथ कोलाइड करेगा, जिससे क्या होगा, दूसरा वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। तो एक के कोलिजन दूसरे के साथ हुआ, दूसरे का कोलिजन तीसरे के साथ, तो सो ऑन काइनेटिक एनर्जी आगे ट्रांसफर हुई, जिससे हीट बढ़ती जाती है। क्लियर ये चीज। अब देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन each cross section of rod receive heat from the adjacent cross section towards the hot end. अब देखो क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, ये एक क्रॉस सेक्शन हो गया, ठीक है, ये दूसरा क्रॉस सेक्शन हो गया, ये तीसरा क्रॉस सेक्शन, ऐसे सोन रोड के ऊपर बहुत सारे क्रॉस सेक्शन है। तो कंडक्शन मेथड में क्या होएगा, एक क्रॉस सेक्शन से जो हीट है वो किधर जाएगी, आगे की तरफ ट्रांसफर होगी। इधर से हीट ने इधर ट्रांसफर होना है, इधर से हीट ने इधर ट्रांसफर होना है। तो हर क्रॉस सेक्शन से जो हीट है वो अगले क्रॉस सेक्शन तक क्या होगी, ट्रांसफर। क्लियर। अ पार्ट ऑफ दिस हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द क्रॉस सेक्शन इटसेल्फ whose temperature increases, and another part is lost into the atmosphere by convection and radiation, and rest is conducted away to the next cross section. अब होता क्या, कुछ हीट पहला वाला क्रॉस सेक्शन खुद एब्सॉर्ब करेगा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए,
कुछ उसमें से हीट बाहर चले जाएगी, लॉस हो जाएगी, और जो बची हीट है वो कहां भेज देगा, आगे भेज देगा। अपना कोटा पूरा कर लिया उसने, बची हुई हीट कहां भेज दी, आगे भेज दी। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में जैसे जैसे हीट ट्रांसफर होती है वैसे वैसे क्या है, टेम्परेचर बढ़ता कम ज्यादा होता रहता है, तो वो वाली स्टेट को बोलते हैं वेरिएबल स्टेट। कि उस केस में क्या है कि धीरे धीरे हर एक पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। पहले तो बिल्कुल टेम्परेचर कांस्टेंट था सभी का, अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे हीट आगे जा रही है तो हर एक एंड का, हर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, तो वो वेरिएबल स्टेट है। अब उसके बाद क्या है, देखो उसके बाद एक यहां पे लिखा है, बिकॉज इन दिस स्टेट टेम्परेचर ऑफ एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड गोज ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर। तो इस केस में जो रॉड है वो किस स्टेट में है, वेरिएबल स्टेट में। क्लियर। अब बात करते हैं स्टेडी स्टेट की, जो मेन है इसमें। स्टेडी स्टेट क्या होता है बच्चों, आपने इसको हीट दे दी, करते गए करते गए करते गए, आपने क्या किया, देखो जैसे ये रॉड है ना, इस रॉड के मैंने हर एक पॉइंट्स पे, बहुत सारे पॉइंट्स पे थर्मामीटर लगा दिया। थर्मामीटर से पता चलेगा कि कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है। मैं इसको हीट देता जा रहा हूं, देता जा रहा हूं, देता जा रहा हूं, हीट देता जा रहा हूं और आगे ट्रांसफर होती जा रही है, होती जा रही है। एक टाइम ऐसा आया, आप जितनी मर्जी हीट दे दो, इन थर्मामीटर्स के टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, टेम्परेचर रीडिंग उतनी की उतनी ही है। इसका मतलब क्या होगा कि हीट ट्रांसफर नहीं हो रही। इसका मतलब ये होगा कि जितना हीट आ रहा है उतना ही हीट उसमें से जा रहा है, क्योंकि हीट रखेगा तो ही टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर वो हीट रख ही नहीं रहा पास में तो जितना टेम्परेचर है उतना ही रहेगा। तो बस इस केस में क्या हो रहा है कि आपको हीट मिल रही है और उतनी हीट आप क्या कर रहे हो, आगे ट्रांसफर कर रहे हो। क्लियर। तो स्टेडी स्टेट में रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, या बोलो कि जितनी हीट अंदर आ रही है, रेट ऑफ इनकमिंग हीट इज इक्वल टू रेट ऑफ आउटगोइंग हीट। जितनी हीट क्रॉस सेक्शन में आ रही है उतनी हीट वहां से क्या हो रही है, जा रही है। क्लियर, ये चीज समझ लग गई। अब देखो ध्यान से, यहां पे क्वेश्चन आते हैं कि अगर स्टेडी स्टेट है तो क्या पूरी रॉड का टेम्परेचर सेम रहेगा? नो, टेम्परेचर सेम नहीं रहता। देखो यहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, यहां कम, यहां कम, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पर यह है कि इस पॉइंट पे टेम्परेचर रहेगा इतना ही, पिछले वाले से क्या है, इससे कम है पर रहेगा इतना ही। मतलब एट अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, पर आगे पीछे से क्या होएगा, अलग हो। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो बच्चे क्या करते हैं, स्टेडी स्टेट मतलब सारी रॉड का टेम्परेचर सेम, ऐसा नहीं होगा। टेम्परेचर जैसे जैसे आप हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ जाओगे क्या होएगा, कम होता जाएगा। बट एवरी क्रॉस सेक्शन पे टेम्परेचर की वैल्यू जितनी है उतनी ही रहेगी, तब बोला जाएगा वो कौन सी स्टेट है, स्टेडी स्टेट। क्लियर। तो यहां पे वही लिखा है, आफ्टर सम टाइम a state is reached when the temperature of every cross section of rod become constant, कि हर एक क्रॉस सेक्शन का जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इन दिस स्टेट नो हीट इज एब्सॉर्ब बाय द रॉड, रॉड कोई हीट एब्सॉर्ब नहीं कर रहा है, जितनी आ रही है उतनी वो वापस कर रहा है ना, आगे भेज रहा है। द हीट दैट रीचेस एनी क्रॉस सेक्शन इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट except that a small part of heat is lost to the surrounding from the side by convection and radiation। वो खुद एब्सॉर्ब नहीं कर रहा, जितनी हीट आ रही है कहता उतनी की उतनी हीट या तो आगे भेज रहा है, या क्या होगा, कुछ हीट जो है वो क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। किस मेथड से, कंडक्शन या कन्वेक्शन या रेडिएशन से। क्लियर। फिर दिस स्टेट ऑफ रॉड इन विच नो पार्ट ऑफ रॉड एब्सॉर्ब हीट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में हीट एब्सॉर्ब नहीं होगी। क्लियर ये चीज। और ये ग्राफ है स्टेडी स्टेट का कि टेम्परेचर डिस्टेंस के साथ क्या होगा, कम होगा। और ये डिस्टेंस कहां से है, हॉट एंड से, कि हॉट एंड से आप जितना दूर जाओगे उतना ही टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना जाए। ठीक है। तो इसको कंक्लूड करते हैं अब कि आपका जो वेरिएबल स्टेट है उसमें क्या है कि अभी हर एक जगह का टेम्परेचर चेंज होता रहेगा। पर स्टेडी स्टेट में क्या है कि एक बार आपने उसको हीट इतनी दे दी, उसके बाद वो फर्दर हीट एब्सॉर्ब नहीं करेगा। अगर वो हीट एब्सॉर्ब नहीं करेगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो हर एक क्रॉस सेक्शन का, हर एक पॉइंट्स पे जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। आगे टेम्परेचर ज्यादा है, पीछे पीछे कोल्ड एंड की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर क्या है, कम होता जाएगा, पर वैल्यू उसकी उतनी ही रहेगी उस पॉइंट। तब बोला जाएगा वो कौन सी स्टेट है, स्टेडी स्टेट। और क्वेश्चन में जब भी स्टेडी स्टेट है इसका मतलब जितनी हीट आ रही है उतनी हीट क्या है, जा रही। क्लियर, समझ लगी ये चीज। तो स्टेडी स्टेट में मैं ये लिखूंगा रेट ऑफ इनकमिंग हीट। रेट का मतलब हमने टाइम के साथ देखना है कि जितने टाइम में जितनी हीट आ रही है उतना ही रेट ऑफ आउटगोइंग हीट, कि उतनी हीट क्या है, बाहर जा रही। ठीक है। किस पॉइंट के अक्रॉस,
कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लो, कोई भी जंक्शन ले लो, किसी भी पॉइंट के क्रॉस ले लो कि इस जंक्शन में, जंक्शन का मतलब क्या, एंड, इस जंक्शन में जितनी हीट अंदर आ रही है किसी पर्टिकुलर टाइम में, उतनी ही हीट उतने टाइम में बाहर जाएगी, तब कौन सी स्टेट आएगी, स्टेडी स्टेट। क्लियर ये चीज। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों थर्मल कंडक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, इसी के न्यूमेरिकल्स आगे चलेंगे, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक ब्लॉक है, सपोज करो इस ब्लॉक के दो फेस है, एक फेस का टेम्परेचर T1 है और दूसरे फेस का टेम्परेचर T2 है, और T1 इज ग्रेटर देन T2, मतलब ये हॉट फेस होगा और ये वाला क्या आएगा, कोल्ड फेस। इन दोनों फेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है x, और एरिया जो है फेस का वो a। तो अब हीट यहां से हॉट फेस से कहां जाएगी, कोल्ड फेस में, तो बीच में मटेरियल है ना, तो वो मटेरियल अब हीट को कैसे ट्रांसफर करने देगा, कितनी ट्रांसफर होगी, कितने टाइम पे, तो वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो अब कहते हैं कि किसी भी बॉडी में हॉट फेस से कोल्ड फेस में जो हीट ट्रांसफर होती है वो नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि कितना एरिया है जो हीट ट्रांसफर कर रहा है। तो ध्यान रखना कॉमन एरिया लेना है दोनों का, ठीक है। तो पहला आ गया कि जो हीट ट्रांसफर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों फेस के एरिया के। फिर कहते हैं कि नेक्स्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो सेकंड आ गया कि टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब T1 माइनस T2, बस यहां पे ये ध्यान रखना है, हॉट बॉडी के टेम्परेचर में से कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर माइनस करना है, तो T1 माइनस T2। हमें आदत होती है ना फाइनल माइनस इनिशियल की, पर यहां पे ध्यान रखना हॉट माइनस कोल्ड। उसके बाद थर्ड है बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस x ऑफ द ब्लॉक। तो थर्ड है कि वो इनवर्सली है कि आपने कितना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करवाना है, ठीक है। मतलब हीट ने यहां से लेके यहां तक जाना है ना, तो जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी हीट क्या होगी, कम ट्रेवल करेगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x आ गया बच्चों। उसके बाद मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि कैसा मटेरियल है। अब इसको आप कंबाइन करोगे अगर, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A डेल्टा T बाय x। यहां पे एक पॉइंट और आना चाहिए टाइम का, यस, कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम t फॉर विच इट इज ट्रेवल, कि हीट जो है वो कितने टाइम के लिए फ्लो कर रही है इस पे भी डिपेंड करता है। कम टाइम दोगे तो कम हीट ट्रेवल करेगी, ज्यादा टाइम दोगे तो ज्यादा फ्लो कर जाएगी। तो एक यहाँ पे हम ये भी करेंगे कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, स्मॉल t फॉर टाइम और कैपिटल T फॉर टेम्परेचर। तो अब इसको कंबाइन किया तो ये चीज बन गई। अब यहां से जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे बच्चों, तो यहां पे कांस्टेंट आ जाता है, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये जो कोफिशिएंट है थर्मल कंडक्टिविटी का, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि जो हीट फ्लो है वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो आपके फॉर्मूले में कोई ना कोई ऐसी टर्म तो होनी चाहिए ना जो मटेरियल पे डिपेंड करे। तो यहां पे जो ये K है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये क्या है, कोफिशिएंट, अपना कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट आता है, ये वो है आपका। तो K इज योर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब ये थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट को डिफाइन कैसे करेंगे वो सीखते हैं। तो अब देखिए कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे। तो यहां पे हमारे पास देखो हीट का ये फॉर्मूला आ गया था, Ka T1 माइनस T2 स्मॉल t बाय x। ये T1 माइनस T2 क्या है, डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो ये फॉर्मूला हीट का तब लगेगा जब हीट फ्लो कर रही। आपने इस चैप्टर में हीट के दो फॉर्मूले ऑलरेडी सीखे हैं, एक जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है ms डेल्टा T, एक जब स्टेट चेंज होती है m इंटू L, और ये कब लगेगा, जब ट्रेवल करेगी, कि एक एंड से दूसरे एंड में कितनी हीट फ्लो कर रही है। तो ध्यान रखना कौन सा फॉर्मूला कब यूज होना है। अब देखो यहाँ पे जो K है उसको कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बोल दिया। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखी गई, अगर आप A को 1 कर दो यहाँ पे, फिर उसके बाद T1 माइनस T2 को 1 कर दो, उसके बाद टाइम को भी आप 1 सेकेंड कर दो, और दोनों फेसेस के बीच के डिस्टेंस को भी 1 कर दो, तो आपका जो Q है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो K के इक्वल आ जाएगा। तो इसी से डिफाइन कर दिया कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल मे बी डिफाइंड एज, Q था ना, तो मे बी डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ हीट दैट फ्लो कर रही है। अब देखो फ्लो पर यूनिट टाइम, क्योंकि टाइम कितना किया है 1 सेकेंड, तो एक सेकेंड टाइम के लिए। उसके बाद थ्रू अ यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल। अब यहाँ पे यूनिट क्यूब का मतलब क्या, यूनिट क्यूब का मतलब ऐसा क्यूब जिसकी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। अब वॉल्यूम 1 मीटर कैसे हो गई, एरिया कितना है 1, और उसकी जो बीच की लेंथ थी वो कितनी है 1। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ।
तो वो भी कितनी हो गई 1। इसीलिए डेफिनेशन में यूज किया यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल व्हेन इट्स ऑपोजिट फेसेस आर केप्ट एट अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री, और इन दोनों फेसेस के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना है 1 डिग्री। अब बच्चे ध्यान रखना, कई बार डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। अब आपको यही क्वेश्चन बना के आ गया कि बताओ कितनी हीट चाहिए जो फ्लो करेगी पर यूनिट टाइम में एक यूनिट क्यूब मटेरियल से बना हुआ जिसका फेस जो दोनों फेसेस के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री है, तो उस केस में क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, सीधा के इक्वल। के आपको गिवन होगा, तो ध्यान रखना है इस चीज का आपने, ठीक है, कि के को डिफाइन कैसे किया जाए। अब उसके बाद आपको कई बार तो क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में ये आता है कि भी के यूनिट्स बताओ या के डायमेंशंस बता दो। तो के यूनिट्स कैसे निकलेंगे, देखो आप यहाँ पे Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी स्मॉल टी बाई एक्स। तो के आ गया बच्चों Q एक्स बाई ए डेल्टा टी स्मॉल टी। Q था हमारा हीट, हीट के यूनिट हो जाएंगे जूल। एक्स था लेंथ, लेंथ का हो जाएगा मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, डेल्टा टी का केल्विन और टाइम का सेकेंड। ये 1 मीटर से मीटर गया जूल, मीटर इनवर्स, केल्विन इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। अब यहां से आप डिमेंशन भी लिख सकते हो। डिमेंशन में जूल के डिमेंशन पता है m1 L2 T-2, मीटर -1 मतलब L-1, केल्विन -1 मतलब K-1, सेकेंड -1 मतलब T-1। तो क्या बन गया ये m1 L1 T-3 K-1। ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर ये चीज। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बेसिकली क्या है, ये डिपेंड करता है मटेरियल पे कि मटेरियल का नेचर कैसा है। जिस मटेरियल की के की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें हीट फ्लो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर ये चीज। चलिए अब नेक्स्ट है बच्चों हीट करंट एंड थर्मल रेजिस्टेंस। तो देखिए ये थोड़ा सा रिलेट करेगा आपके 10th के करंट और रेजिस्टेंस के साथ, थोड़ा थोड़ा रिलेट करेगा। जैसे देखो ध्यान से, आपका जो करंट होता था वो क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, यही था, चार्ज अपॉन टाइम, वो करंट होता, 10th में पढ़ा है आप लोगों ने। अगर मैं आपको बोलूं हीट करंट, तो हीट करंट में कौन फ्लो करेगा, हीट डिवाइडेड बाय टाइम। हीट मतलब Q डिवाइडेड बाय टाइम T। अभी फॉर्मूला लिखा आपने, Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी स्मॉल टी बाय एक्स, और एक टी नीचे, ये T से T कैंसिल, तो क्या आ गया के ए डेल्टा टी बाय एक्स। सो दिस इज योर हीट करंट। ठीक है, तो आपको अगर हीट करंट बोला गया तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद रेजिस्टेंस की बात करें तो आप लोगों ने 10th में पढ़ा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ था बच्चों की V इज इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू V बाय आर। V यहाँ पे था पोटेंशियल डिफरेंस, आपने पढ़ा था ना कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तो करंट फ्लो नहीं करता। यहाँ पे बच्चों हीट क्यों नहीं, कब फ्लो करती है, जब किसका डिफरेंस हो, टेम्परेचर का। मतलब जहां यहां पे करंट पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा, हमारा हीट करंट में वो पोटेंशियल क्या होएगा, डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये V कन्वर्ट हो गया डेल्टा टी में, और नीचे क्या आ जाएगा, हीट रेजिस्टेंस। अब यहां पे देखिए, कंपेयर करिए इस चीज को ध्यान से, ये वाले हीट करंट को कंपेयर करो, डेल्टा टी पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो RH जो हीट रेजिस्टेंस या बोलो थर्मल रेजिस्टेंस, वो किसके इक्वल आ जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस नीचे है तो X इसके सामने आएगा, और ये जो Ka ऊपर है वो कहां आ जाएगा, नीचे। तो थर्मल रेजिस्टेंस जो है वो क्या होएगा, X बाय Ka। थर्मल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि वो मटेरियल हीट को फ्लो करने में रेजिस्ट कर रही है। जैसे नॉर्मल रेजिस्टेंस क्या होता था कि मटेरियल करंट को फ्लो करने से रोकता है, थर्मल रेजिस्टेंस का मतलब वो मटेरियल हीट को फ्लो करने से क्या करेगी, रोकेगी। तो अब यहाँ पे देखो जो रेजिस्टेंस है वो के क्या है, इनवर्सली। तो मैंने बोला था ना, जिस मटेरियल का के ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी तो उसमें जो हीट फ्लो होगा वो क्या होएगा, ज्यादा होगा। समझ लगी ये चीज। तो के जिस मटेरियल का ज्यादा उसमें हीट फ्लो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ लग गया। तो ये दो फॉर्मूले सब आपको याद होने चाहिए, रेजिस्टेंस x बाय के, x क्या है, कितना डिस्टेंस, k कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, a इज फेस एरिया। ठीक है जी, नोट करिए। अब नेक्स्ट देखिए, क्लासिफाई सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर थर्मल कंडक्टिविटी। किसी बॉडी की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है उसके बेस पे क्लासिफाई किया जाता है। एक गुड कंडक्टर होंगे और एक क्या होंगे, बैड कंडक्टर। तो देखो, गुड कंडक्टर वो होते थे जिसका रेजिस्टेंस कम होता था। रेजिस्टेंस कम का मतलब उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। तो यही लिखा है
कि भाई जिस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, के को थर्मल कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी वो गुड कंडक्टर होगा। मेटल्स की बात करें, मेटल गुड कंडक्टर है। अब यहां पे निकलता है क्वेश्चन, अगर आपका परफेक्ट कंडक्टर है, मतलब जिसमें पूरा का पूरा फ्लो हो रहा है, तो उसकी के की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट। अब उसके बाद बैड कंडक्टर में होगा जिसकी के की वैल्यू बहुत छोटी होगी, और अगर मैं परफेक्ट की बात करूं तो सबसे छोटा मतलब 0। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आइडियल वर्ड लिखा हो या परफेक्ट वर्ड लिखो, तो ये पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे 10th में करते थे ना, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी बतानी है, मतलब अगर दो मटेरियल सीरीज में लगे हैं तो उनकी टोटल के की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो इसको करने का मेथड क्या है, या तो सीधा फॉर्मूला याद कर लेना न्यूमेरिकल के लिए, या इस मेथड को सीखना जैसे मैं कर रहा हूं। हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट कर देंगे दो रेजिस्टर्स में। कौन से रेजिस्टर, थर्मल रेजिस्टर। तो ये पहला रेजिस्टर आ गया, इसको लिख दिया हमने R1, और ये दूसरा रेजिस्टर आ गया, इसको लिख दिया हमने R2। दोनों सीरीज में लगे। R1 की वैल्यू क्या होगी, अभी हमने पढ़ा जो थर्मल रेजिस्टर है वो था X बाय Ka, ये था ना। तो हमारा जो R1 है बच्चों वो आ जाएगा कितना, X कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, L1 बाय K की वैल्यू K1, और एरिया दोनों का A ही है, ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शन वाला, ये कितना मोटा है। ऐसे ही बच्चों अगर R2 की बात करें तो वो आएगा L2 बाय K2A। अब आपको पता है कि भी रेजिस्टेंस जो सीरीज में होता है इक्विवेलेंट, वो किसके इक्वल होता है, R1 प्लस R2। तो हम लिख सकते हैं ना कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, या वैल्यूज को पुट करते हैं। R1 इज L1 बाय K1A और R2 इज L2 बाय K2A। इतना चीज क्लियर हो गया। हमें इक्विवेलेंट चाहिए। इक्विवेलेंट के लिए क्या किया मैंने, इन दोनों की जगह एक ही लगा दिया। अगर इन दोनों की लेंथ L1 L2 है तो इसकी कंप्लीट लेंथ कितनी हो जाएगी, L1 प्लस L2। इसकी वैल्यू K1 K2 है तो इसकी कंप्लीट वैल्यू को हमने लिख दिया KS, इक्विवेलेंट के जो निकालना है आपने। तो R इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं हम, यही फॉर्मूला लगेगा रेजिस्टेंस का। L मतलब टोटल लेंथ, इक्विवेलेंट की टोटल लेंथ कितनी है, L1 प्लस L2, नीचे K, इक्विवेलेंट का K क्या है, KS, और एरिया, एरिया इसका भी A है और ये वाली पूरी भी A ही होगी, तो एरिया तो A ही आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, L1 प्लस L2 नीचे KS, देखो यहाँ पे भी A है, इन दोनों के नीचे भी A है, कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन गया L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। हमें KS चाहिए, रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल करा, अब जब रेसिप्रोकल किया तो KS ऊपर आ गया, L1 प्लस L2 नीचे आ गया, और ये इसी तरह रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 1 बाय L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। इसी तरह हो गया ना, ये मत कर देना K1 ऊपर L1 नीचे, प्लस में है, रेसिप्रोकल करोगे तो इसके पूरे के नीचे 1 था, वो 1 ऊपर चला गया और बाकी सारी टर्म नीचे आ गई। अब यहां से जो KS आया बच्चों वो बन गया L1 प्लस L2 अपॉन L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। तो ये फॉर्मूला अब आपने याद करना है। यहाँ पे 2 थे, 3 होते तो क्या आता, L1 प्लस L2 प्लस L3 डिवाइडेड बाय L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2 प्लस L3 बाय K3। तो मतलब आप जनरल फॉर्मूला जो है बच्चों इसका वो ऐसे भी याद कर सकते हो कि KS इज ऊपर समीशन L, समीशन L का मतलब सारी लेंथ्स क्या कर देना ऐड, और नीचे किसका समीशन, नीचे समीशन L बाय K का, मतलब L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2 प्लस L3 बाय K3। तो ये है आपका सीरीज में अगर कभी भी मटेरियल लगे होंगे तो उसका इक्विवेलेंट ये निकालने का फॉर्मूला। अब यहां पे कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर दोनों की लेंथ सेम हो, तो अगर दोनों की लेंथ सेम है तो यहाँ पे देखो L1 इक्वल टू L2 है अगर, तो हम दोनों को इक्वल टू x पुट कर देते हैं। तो अगर मैं x पुट करूंगा यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 2x, नीचे आएगा x बाय K1 प्लस x बाय K2, x कॉमन लेके ऊपर कट जाएगा, ये बन जाएगा 2 बाय 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2। एलसीएम लोगे तो K1 K2 मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएंगे और नीचे आ जाएगा K2 प्लस K1। तो ये कब है, जब दोनों की लेंथ क्या है, सेम। कई बार आप देखोगे आपको पेपर में यही क्वेश्चन आया होता है कि दो मटेरियल है, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों आइडेंटिकल है पर K की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। आइडेंटिकल का मतलब उनकी लेंथ और एरिया सेम है पर मटेरियल का नेचर अलग अलग है, तो K अलग अलग है। तो बताइए उनका K इक्विवेलेंट कितना होगा, तो ये आंसर आ जाए। तो आपने बस ये फॉर्मूला अब याद करना है आगे से, ठीक है। कैसे आया वो आपको मैंने बताया।
नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि अगर दो मटेरियल पैरेलल में लगे हैं तो उनका के इक्विवेलेंट कितना होगा। तो अब इसमें आप पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दो। ये फर्स्ट रेजिस्टर हो गया R1 और ये नीचे आ गया आपके पास R2। तो आपका जो इस केस में R1 होगा दैट इज लेंथ सेम है आप दोनों की, तो ऊपर L आता था, नीचे K और साथ में एरिया A1। ऐसे ही आप R2 निकाल लोगे, वो बन जाएगा LK2A2। और इनका जो इक्विवेलेंट है, जो हमने आप इक्विवेलेंट लगाया है उसको लिख देते हैं RP। तो 1/RP पैरेलल में पता है ना रेजिस्टेंस ऐसे सॉल्व करते हैं, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब यहां वैल्यूज को पुट करते हैं, देखो तो 1 पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो किसके इक्वल हो जाएगा, RP इज लेंथ। तो देखो इस कंबाइन की लेंथ भी कितनी है, L है, तो लेंथ तो L ही रहेगा। कंबाइन का K हमने KP लिख दिया। और एरिया जो है अब ये मोटा कितना है, A1 प्लस A2। तो एरिया में यहाँ पे A1 प्लस क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू यहां पुट करोगे L/KP A1 प्लस A2, यहाँ पे 1/L/K1 A1 और यहाँ पे 1/L/K2 A2। ये ऊपर पहुंच जाएंगे KP A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय L, ये भी ऊपर K1 A1 बाय L और ये भी ऊपर K2 A2 बाय L। नीचे LLL कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएंगे। अगले स्टेप में आपने KP निकालना है, तो KP कितना आ गया, K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। तो अगर आपने इन जनरल फॉर्मूला लिखना है तो जनरल फॉर्मूला आपका KP का बन जाएगा, देखिए ऊपर है K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 ऐसे चलेगा। तो ऊपर समीशन है K इंटू A का और नीचे क्या है, नीचे एरिया ऐड करने हैं, तो नीचे समीशन किसका होगा, A का बच्चों, ठीक है। और यहां पे भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर दोनों मटेरियल आइडेंटिकल है, मतलब लेंथ और एरिया सेम है, तो यहाँ पे एरिया अगर सेम है दोनों का तो क्या आंसर बन जाएगा, यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दो, दोनों को x लिख देते हैं, K1x प्लस K2x डिवाइडेड बाय 2x, x कट जाएगा तो K1 प्लस K2 बाय 2। तो कई बार आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल क्वेश्चन। क्लियर ये चीज। नेक्स्ट है अब एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टिविटी इन डेली लाइफ। यहाँ पे आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। In winter, a metallic handle appears colder than the wooden door. अगर विंटर की बात करें, अगर एक आप मेटल के हैंडल को पकड़ते हो विंटर्स में और एक आप वुडन के डोर को पकड़ते हो, तो मेटल का जो हैंडल होता है वो ठंडा ज्यादा होता है। अब किसी को ये हॉट एंड कोल्ड सेंसेशन कब होती है, जब आपकी बॉडी में से हीट ट्रांसफर हो रही है दूसरी बॉडी में, तो आपको कोल्ड फील होगा। और जब आपकी बॉडी में हीट अंदर आ रही है तो आपको हॉट फील होगा। तो देखो अब मेटल और वुड की बात करें तो K की वैल्यू, थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू मेटल की ज्यादा होती है और वुड की क्या होती है, बहुत कम। तो मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो मेटल में हीट ट्रांसफर ज्यादा होगी। अब सर्दियों में क्या होती है, विंटर्स में मेटल का टेम्परेचर बहुत कम होता है, रूम टेम्परेचर कम है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा। तो जैसे ही आप उसको टच करते हो तो आपकी बॉडी में से हीट किधर चले जाती है, मेटल के हैंडल में, और आपको क्या फील होता है, कोल्ड। वही अगर वुडन के डोर को हाथ लगाओगे तो वुडन के डोर की K की वैल्यू कम है, तो हीट ट्रांसफर क्या होगी, बहुत कम, इसलिए आपको वो ठंडा जो है वो नहीं फील हो। समझ लगी ये चीज। ठंडा फील होने का ये मतलब नहीं है कि वो हीट दे रहा है, ठंडा फील होने का मतलब है आपकी बॉडी हीट उसको दे रही है। क्लियर। अब सेकंड एप्लीकेशन देखिए, कुकिंग यूटेंसिल्स आर प्रोवाइडेड विद वुडन हैंडल्स। आपने देखा होगा जो भी कुकिंग के यूटेंसिल्स होते हैं उनके हैंडल होते हैं, वो हैंडल के ऊपर वुडन के बने होते हैं या कोई और मटेरियल आजकल होता है, प्लास्टिक के होते हैं, है ना। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उनकी K की वैल्यू कम है। अगर आप वैसे उस यूटेंसिल को पकड़ोगे गरम को, तो आपके हाथों में गरम फील होगा ना, क्योंकि हीट ट्रांसफर हो जाएगा आपके हाथों में, आपकी बॉडी में हीट आएगी तो आपको गरम फील होगा। पर जब आप उसको हैंडल से पकड़ते हो, हैंडल की K की वैल्यू कम होने के कारण हीट ट्रांसफर जो है उस यूटेंसिल से आपकी बॉडी तक नहीं पहुंचता, जिसके कारण आपको वो इतना ज्यादा गर्म नहीं लगता। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, न्यू क्विल्ट इज वार्मर देन एन ओल्ड क्विल्ट। जब आप एक नई क्विल्ट लेके आते हो, रजाई लेके आते हो, ठीक है, कंबल लेके आते हो, तो आप देखते हो वो मोटा होता है। वो मोटा इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो उसको इस तरह सिला जाता है कि उसमें हवा होती है, बीच में हवा भरी जाती है उसमें, और जैसे जैसे आप यूज करते रहते हो उसको, वो बेचारा पतला सा हो जाता है ना। तो जब न्यू क्विल्ट है उसमें बहुत ज्यादा अंदर हवा है, और हवा जो है, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर जो है वो हीट को बाहर नहीं जाने देती,
तो इसलिए जो अंदर की गर्मी है आपके क्विल्ट के अंदर, आप वो आपकी बॉडी की हीट जो है वो क्विल्ट से बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि क्विल्ट उस टाइम पे बैड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। पर जैसे जैसे आप यूज करते रहते हो, वो जो सिलाई होती है उसकी वो क्या होती है, निकलती रहती है, हवा बाहर निकलती जाती है, तो वो क्विल्ट में से जो हीट है वो क्या होगी, अब बाहर जाती रहेगी, क्योंकि क्विल्ट में हवा कम हो गई है। तो इसके कारण ही आपको गर्मी जो है वो अब कम लगेगी, ठंड ज्यादा लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी की हीट जो है वो कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है। क्लियर? अब नेक्स्ट उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बर्ड्स स्वेल देयर फेदर्स इन विंटर। आपने देखा होगा ये वाली जो बर्ड्स है बहुत नॉर्मली दिख जाती हैं, ये जो विंटर्स में बहुत मोटी सी हो जाती है, फूल जाती है, ये अपने आप को फुला लेती हैं। ये ऐसा क्यों करती है? नॉर्मली पतले से होते हैं, पर ये अपने जो फीदर्स हैं उनको ऐसे फुला लेती है। ऐसे वो इसलिए फुलाती है कि एयर अंदर ट्रैप हो जाए, उसके एयर ट्रैप होगी उसके फेदर्स के अंदर, तो उसकी बॉडी की हीट अब बाहर नहीं जा पाएगी, क्योंकि बीच में क्या है, एयर, और एयर इज अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट। क्लियर? इसलिए वो मोटी हो जाती है, और ये क्वेश्चन आपको स्कूल में पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट है, आइस इज पैक्ड इन सॉडस्ट। ये आइस है, अगर आपने आइस ट्रांसफर करनी है कहीं दूर, तो आप उसको, सॉडस्ट क्या होता है, वुडन के छोटे छोटे पीसेस जो बच जाता है, जिसको, ठीक है, जो वुडन के छोटे छोटे पीस बच जाते हैं उसके बीच में रख दो, तो वो क्या करते हैं, वो जो सॉ डस्ट होते हैं वो अपने अंदर एयर ट्रैप कर लेते हैं। सेम रीजन, एयर ट्रैप करने के कारण क्या होएगा, जो यहाँ पे हीट है ना बाहर से अंदर आएगी, ना अंदर से कहां जाएगी, बाहर जाएगी, तो आइस को बाहर से हीट नहीं मिलेगी, जिसके कारण वो जल्दी पिघलेगी। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज, एस्किमोस मेक डबल वॉल हाउसेज ऑफ द ब्लॉक ऑफ आइस। जो एस्किमोस बेसिकली वो पर्सन होते हैं जो बहुत ज्यादा हाई सर्दियों, जो मतलब जहां पे बहुत ज्यादा बर्फ होती है, उस रीजन में जो रहते हैं लोग, उनको बोलते हैं एस्किमोस। इनके जो घर होते हैं, पहले की बात है, अब नहीं होता ऐसे, पहले जो है इनके घर होते थे वो किससे बने होते, इग्लूज, इग्लू से बने होते थे। इग्लू का रीजन भी यही है, अंदर एयर ट्रैप हो गई तो हवा बाहर नहीं हीट जाने देती, और आइस भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, आइस भी हीट को बाहर नहीं जाने देती, तो जो अंदर हीट ट्रैप हो गई है वो हीट जो है वो बाहर नहीं जा पाती। ठीक है, तो ये नॉर्मल डेली एप्लीकेशंस हैं जो आपको दिख जाती हैं। उसके अलावा अगर एक दो एप्लीकेशंस और देखें, तो आप जो है विंटर्स में वुलन के कपड़े डालते हो, वो फर के कपड़े डालते हो ना मोटे मोटे से, वो वुलन जो है, वुलन भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, वो आपकी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देता। आप बड़ी बड़ी वो जैकेट्स डालते हो, मोटी मोटी, है ना, फर वाली जैकेट्स डालते हो, उनका सेम रीजन यही है कि वो बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देते। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन थर्मल कंडक्टिविटी।